हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं द लिसनर्स। कई सारी क्लासेस में ये पोएम आई है एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड ये पोएम लिखी गई है वॉल्टर डेलामेर के द्वारा। So before I actually start with the poem, let's take a look at the poet himself. Walter Delamere was an English poet. ये short stories भी लिखते थे और novels भी लिखते थे। Mostly उनके जो works हैं वो children के लिए ज़्यादा recognize किए गए हैं। And most of his works included supernatural as the backdrop. तो मतलब ये भूतों की, phantoms की और प्रेत आत्माओं की, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा डील करते थे। इसी टाइप की टोन होती थी इनकी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में एंड पोएम्स में। एंड द सेम गोज फॉर दिस पर्टिकुलर पोएम एज वेल। ये जो पोएम है द लिसनर्स, इट ऑल्सो लीव्स द रीडर्स विद अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एट द एंड। मतलब आपको एंड में कोई क्लाइमैक्स नहीं मिलेगा, कोई हैप्पी एंडिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ नहीं मिलेगी। All you got to read is just one sense of mystery all about in the poem. So let's come to the introduction. Have you ever experienced something eerie or mysterious in your life? क्या आपने कभी कोई ऐसी mysterious रहस्यमयी चीज़ जो कि थोड़ी भूतिया है आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, अनुभव की है? What happens when a lone traveler arrives at an isolated house and knocks at its door in the middle of the night? क्या होता है अगर कोई अकेला ट्रैवलर, एक यात्री, एक आइसोलेटेड घर में, यानी कि एक ऐसे घर में जो कि अबैंडन्ड है, वहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला सुनसान है, एंड उसके दरवाजे पर नॉक करता है रात के बीच में? डज ही गेट अ रिस्पॉन्स? क्या उसे कोई जवाब मिलता है? लेट्स रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट इफ एनीबडी इज रियली लिसनिंग टू दिस लोन ट्रैवलर बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और ढूंढते हैं कि जब ये ट्रैवलर किसी अकेले घर के दरवाजे पर नॉक करता है तो क्या सचमुच कोई उसकी बात को सुन रहा है या नहीं। सो दिस इज हाउ द पोएम्स थीम इज सेट। इट्स बेसिकली मिस्ट्री बेस्ड, सुपरनैचुरल, इस तरह से इसकी थीम है। और अगर मैं आपको इसकी सेटिंग बताऊं तो सेटिंग है एक जंगल के बीचों बीच एक अबैंडन्ड हाउस है। एक अबैंडन यानी कि ऐसा घर है जहाँ पर कोई नहीं रहता। एंड इट इज़ अबाउट दिस ट्रैवलर जो कि इसका मेन कैरेक्टर है, ट्रैवलर। एंड ही गोज टू दिस हाउस एंड ही स्टार्ट्स नॉकिंग एट द डोर। एक इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन किया गया है बेसिकली इस पोएम में। उस इंसिडेंट का टाइम क्या है, वो इंसिडेंट है कहाँ पर, सेटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है दैट इट इज़ लोकेटेड इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में एक ऐसा घर है जहाँ पर कोई काफ़ी समय से नहीं आया है। अब ये ट्रैवलर इस घर में क्यों आया है, इसका रीज़न क्या है आने का? सो आपको ये पता चलेगा जब आप ये पोएम रीड करेंगे। यू कैन सी दैट दिस इज़ हाउ ही इज़ नॉकिंग एट द डोर ऑफ दिस हाउस। सो इस पोएम में मैं आपको मीनिंग्स एक्सप्लेन करूँगी पोएम के, एंड आई वुड ऑल्सो बी लेटिंग यू नो द पोएटिक डिवाइसेस, द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इज देयर एनीबडी देयर, सेड द ट्रैवलर। क्या यहाँ पर कोई है? Now if you look at this line, is there anybody there, it's actually grammatically incorrect, but that's how it is repeated, and it is I think repeated twice in the poem. So वो पूछता है क्या कोई है, क्या यहाँ पर कोई है? और ये ट्रैवलर कहता है knocking on the moonlit door. अब moonlit door से पता चलता है that it is the night time और चांद की रोशनी दरवाजे पर पड़ रही है। एज यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर एज वेल कि यात्री पर और दरवाजे पर एक चांद की एक थोड़ी चमक सी है, एंड इट सीम्स कि मून लाइट इज फॉलिंग ऑन द डोर। सो थोड़ा सा लाइट है और वो नॉक कर रहा है। और वो किस प्रकार आया है? ही हैज़ कम ऑन द हॉर्स बैक एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस champed the grasses. और तो वो जिस घोड़े पर वो आया था उसका घोड़ा, his horse, in the silence मतलब शांति के एटमॉस्फेयर में वो चैम्प यानी चबा रहा है घास को। ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर यानी कि फॉरेस्ट का जो बुशी फ्लोर है जहाँ पर छोटे छोटे फर्न्स उग आए हैं, ऐसे छोटी छोटी झाड़ियाँ, छोटे छोटे से श्रब्स उगाए हैं,
तो उनको वो चबा रहा है। सो दिस टेल्स अस कि ये कहानी एक फॉरेस्ट में सेट है और ये घर एक्चुअली एक फॉरेस्ट के पास लोकेटेड है। तो जब वो ये सब कर रहा था, ये नॉकिंग कर रहा था और ये बोल रहा था, तो उसने एक तरह से साइलेंस को थोड़ा भंग कर दिया, शांति को थोड़ा भंग कर दिया, जिससे शायद उस बिल्डिंग में या उस हाउस में एक टरेट था, एक टावर था, जिसमें से निकलकर एक चिड़िया उड़कर चली गई। सो व्हेन यू ब्रेक द साइलेंस ऑफ सम प्लेस, देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज टू द एनिमल्स लिविंग देयर। तो वहां पर एक चिड़िया उसके ऊपर से उड़कर, टैरेट में से उड़कर चली गई, अबव द ट्रैवलर्स हेड, ट्रैवलर के हेड के ऊपर से उड़कर चली गई। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम, फिर उसने दोबारा तेज आवाज में खटखटाया, मतलब जोर से खटखटाया सेकेंड टाइम। इज देयर एनीबडी देयर, उसने दोबारा पूछा कि यहाँ पर कोई है, बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, लेकिन किसी ने, डिसेंडेड मतलब नीचे आना, नोबडी केम डाउन टू द ट्रैवलर, मतलब ये दरवाजे को रिसीव करने के लिए कोई भी नहीं आया। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रेंच्ड सिल, अब क्योंकि ये घर है तो यहाँ पर हो सकता है कोई खिड़की लगी हो। सो खिड़की का जो ये पार्ट होता है, इसको हम सिल बोलते हैं। तो यहाँ से कोई हेड निकलकर झांक नहीं रहा ये देखने के लिए कि नीचे कोई खड़ा है कि नहीं। एंड वाई इज इट कॉल्ड लीफ फ्रिंज्ड, मतलब पत्तियों से ढका हुआ। एंड दिस ऑल्सो गिव्स अस वन रीजन टू बिलीव कि ये घर आइसोलेटेड है, यहाँ पर पत्ते और टहनियाँ इस तरह की चीज़ें उग आई हैं। दैट मीन्स इट हैज़ नॉट बीन इनहैबिटेड बाय एनीवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर कोई भी रह नहीं रहा है। लीन्ड ओवर मतलब कोई भी विंडो सिल में से झांक कर नहीं देख रहा है, लीन करके नहीं देख रहा है। लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज, तो यहाँ पर उसकी आंखों का कलर भी बताया गया है कि उसकी आंखें ग्रे थी, देखने के लिए कि कौन आया है। वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, जहाँ पर ये कंफ्यूज्ड सा, शांत सा खड़ा है कि वो सोच रहा है कि शायद कोई आएगा, वो कंफ्यूज हो रहा है कि कोई आएगा और दरवाज़ा खोलेगा। एंड ही स्टिल मतलब एकदम स्टैचू सा बन के खड़ा है कि सीरियसली खड़ा है, साइलेंटली खड़ा है। तो अब उसे लग रहा है कि मेरी तो आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा, क्योंकि कोई आ नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। बट देयर वॉज समवन एक्चुअली हु वॉज लिसनिंग टू दिस ट्रैवलर। लेट्स सी हु इज इट। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, लेकिन कुछ फैंटम लिसनर्स थे। फैंटम मतलब घोस्ट, भूत प्रेत लिसनर्स थे जो सुन रहे थे उसकी बात। बट डू दे रिस्पॉन्ड? नो दे डोंट। दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस देन, जो उस समय उस अकेले वीरान घर में रहते थे। ड्वेल्ट मीन्स रहते थे। स्टूड लिसनिंग इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, जो कि खड़े थे और सुन रहे थे इन द क्वाइट ऑफ द मूनलाइट, उस अंधेरी शांत रात में सब सुन रहे थे। टू दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, मतलब कहाँ से आवाज़ आ रही थी? ये आवाज़ आ रही थी इंसानों की दुनिया से। सो दिस मैन, दिस ट्रैवलर वॉज द ओनली ह्यूमन बीइंग दैट कुड बी सीन इन दिस होल सिनारियो। तो यही एक जीवित व्यक्ति था और ये इंसानों की दुनिया को बिलोंग करता था। And they stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. और ये कहाँ खड़े थे? ये अब एक झुंड बनाकर खड़े थे, जहाँ पर चांद की रोशनी की बहुत धीमी सी रेज आ रही थी, बीम्स आ रही थी, चांद की किरणें बहुत हल्की सी आ रही थी। एक गहरी सी सीढ़ी पर खड़े थे, एक डार्क सी स्टेयर पर खड़े थे। दैट गोज डाउन टू द एम्प्टी हॉल, और वो सीढ़ियाँ जो कि एक हॉल में नीचे चली जाती थी। सो probably since it is believed कि ghosts always inhabit the places that are dark and they are very isolated sort of, तो इसीलिए कहा गया कि वो गहरी सीढ़ी पर खड़े थे, ये सब सुन रहे थे। क्योंकि डोर जो था वो मूनलिट था, इसलिए वहां पर नहीं थे, वो नीचे थे, जो कि हॉल में चला जाता था जो रास्ता। हार्कनिंग इन एन एयर स्टर्ड एंड शेकन, वैसे तो आमतौर पर ये एक खामोश जगह थी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता था, लेकिन आज अचानक इस घर की जो शांति जो थी वो भंग हो चुकी थी, स्टर हो चुकी थी, जिसे हम
कुछ चीज़ हिलाते हैं या किसी पानी में पत्थर मारते हैं तो उसकी शांति भंग हो जाती है, उसमें एक वेव्स आ जाती हैं, वाइब्रेशंस आ जाती हैं। उसी तरह से उस घर में भी नॉकिंग से और उस ट्रैवलर की आवाज़ से एक तरह से शांति वहाँ की भंग हो गई थी, शेक हो गया था, स्टर हो गया था। एंड दे वर लिसनिंग, दे वर हार्कनिंग, मतलब सुन रहे थे वो सारी चीज़ें, बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। और वो एक तरह से, देखो ये बात क्या है, स्टर्ड एंड शेकन बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। तो आई टेल यू कि ये क्या पोएटिक डिवाइस है। तो यहाँ आधी बात एक सेंटेंस में कही गई है, आधी बात एक सेंटेंस में कही गई है। इट इज़ अ पोएटिक डिवाइस विच आई विल बी टेलिंग यू, यू कैन सी इट राइट ओवर हियर। ओके, तो लोनली ट्रैवलर, उसकी आवाज़ से, बेसिकली उसकी कॉल लगाने से यहाँ पर शांति भंग हो गई थी। एंड ही फेल्ट इन हिज हार्ट दैट स्ट्रेंजनेस, और उसे अपने दिल में कुछ ना कुछ लग रहा था कि कुछ अजीब तो है, उसको अपने मन में फील हो रहा था। बिकॉज यू नो दैट इंट्यूशन दैट यू गेट, दैट सिक्स सेंस दैट यू हैव, एंड यू फील दैट समथिंग इज़ नॉट राइट एंड समथिंग इज़ रियली वियर्ड अबाउट दिस प्लेस। तो वो अपने दिल में फील कर पा रहा था। देयर स्टिलनेस आंसरिंग हिज क्राई, और उसकी आवाज़ को उनकी स्टिलनेस यानी कि उनका साइलेंस जवाब दे रहा था। ही कुड फील ऑल दैट वाइल हिज हॉर्सेस मूव्ड क्रॉपिंग द डार्क टर्फ। और जब वो ये सब सोच रहा था, वाइल ही वॉज थिंकिंग ऑल दैट, उसका घोड़ा आराम से मज़े से मूव करा एंड ही वॉज क्रॉपिंग द डार्क टर्फ, मतलब वो गहरी घास खा रहा था। ओके, now neath the starred and leafy sky, now it's actually beneath, यहाँ पर ये जिस पोएटिक सेंस ऐड करने के लिए उसका BE हटा दिया गया है। तो स्टार्ड स्काई मतलब तारों भरी रात थी, एंड लीफी स्काई मीन्स स्काई थी वो नज़र नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ द अ लॉट ऑफ वेजिटेशन ग्रोन हेयर एंड देयर, इतनी सारी पत्तियाँ घास वास सब वहाँ पर उग आई थी, तो इसलिए स्काई डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही थी। फिर अचानक उसने दोबारा से दरवाजे पर खटखटाया, और इस बार बहुत ज़ोर से। फॉर ही सडनली स्मोट ऑन द डोर, उसने दोबारा से तेज़ खटखटाया दरवाजे पर, इवन लाउडर, उससे भी ज़्यादा, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना सिर ऊपर किया। सर ऊपर किया उसने ये कहने के लिए कि टेल देम, उन्हें बता देना कि मैं आया था। नाउ ही इज़ प्रॉबेबली कमिंग टू दिस हाउस बिकॉज of some kind of promise that he had kept previously, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि उन्हें बता देना मैं आया था, उन लोगों को, टेल देम एक नहीं है, एंड नो वन आंसर्ड, और मैं आया था लेकिन किसी ने मेरा आने का जवाब नहीं दिया। दैट आई केप्ट माई वर्ड, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैं अपना प्रॉमिस पे खरा उतरा, मैंने अपना वादा पूरा किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ही सेड नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर्स, लेकिन जो लिसनर्स थे, जो फैंटम लिसनर्स थे, उन्होंने ज़रा सा भी एक इशारा नहीं दिया दैट दे हैव लिसन टू व्हाट दिस ट्रैवलर इज सेइंग। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। दो एवरी वर्ड ही स्पेक, स्पेक का मतलब यहाँ पर स्पोक है, हालांकि हर शब्द जो भी उसने कहा फेल एकोइंग थ्रू द शैडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस। वो घर के शैडोइनेस का मतलब है घर का सुनसानपन जो था, स्टिल हाउस का जो सुनसान था, वो उसकी आवाज़ उस पूरे घर में गूंज रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उसकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, इट वॉज वेरी वेल क्लियर दैट ही इज स्पीकिंग लाउड एंड क्लियर, बट स्टिल देयर वॉज नो रिस्पॉन्स to respond to say that whatever he has said is clear to anyone or not. तो कोई जवाब नहीं आया। From the one man left awake, मतलब किसी से भी, और सिर्फ एक आदमी था जो जिंदा था, जो कि अवेक था। They heard his foot upon the stirrup. अब उन्होंने सुना कि वो वापस स्टिरअप पर, यानी कि जब हम घोड़े की सवारी करते हैं तो सैडल पर बैठने के लिए जो फुटरेस्ट टाइप की चीज़ होती है, ऐसी गोल सी, जिस पर पैर रखकर हम चढ़ते हैं, तो दैट्स कॉल्ड अ स्टिरअप। तो उस पर जब उसने पैर रखा तो वो सुन सकते थे उसकी एक एक एक्शन को, एक एक मूवमेंट को, दे कुड सी एंड ऑब्जर्व, बट नो वन मेड एनी रिस्पॉन्स टू दैट कॉल, दैट क्राई ऑफ द ट्रैवलर। तो क्या क्या आवाज़ें आई? फुट अपॉन द स्टिरअप, साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन। अब ये आयरन क्या है? साउंड ऑफ आयरन मतलब लोहे की आवाज़ स्टोन पर। तो प्रॉबेबली द वे ऑफ द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन, जो घर का रास्ता था वो स्टोन से बना हुआ था, और उस पर आयरन की आवाज़ आ रही थी, एंड आयरन वॉज देयर ऑन द हॉर्स शू।
घोड़े की जो नाल होती है, हॉर्स शू जो होता है, वो लोहे का बना होता है. सो दैट एक्चुअली was making the sound with the stone, so that kind of sound was heard. And how the silence surged, और एक तरह से silence एकदम से increase हो गया softly backward, और फिर धीरे 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 करके वो फेड आउट होता चला गया. क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि जो ट्रैवलर था वो वापस जा रहा था. When the plunging hoofs were gone, hoofs क्या होता है? घोड़े के पैर. तो घोड़े के पैरों पर वो आया था और घोड़े के पैरों पर वो वापस चला गया. सो एज यू कैन सी इन दिस पोएम, देर इज just a traveler coming to a lonely house and he is going back because he did not get any response from the other side. और यहाँ पर लिसनर को बोला गया है कि वो मिस्टीरियस थे, कोई लिसनर्स नहीं थे, बट एक्चुअली देयर वर ghosts and phantoms who were actually listening to this whole calling out by the traveler. तो this is the whole poem all about. आइए अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस. यहाँ पर हम देखेंगे एलिट्रेशन, एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. आई विल शो यू ऑल द एग्जाम्पल्स. ठीक है, अब देखो फॉरेस्ट, फर्न, फ्लोर. तो जब भी इनिशियल लेटर की रेपिटेशन होती है, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है, वी कॉल इट एलिट्रेशन. ठीक है, तो ये एफ 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 की रेपिटेशन हो रही है. अगर आप और देखोगे, एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट इज देयर एनीबडी देयर का 2 बार रेपिटेशन हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई noted but forgot to tell you, so I'm telling you now. Let's move back to alliteration. His heart heard his foot upon the stirrup. Also if you see it in the next line, his horse भी एक alliteration का example है. तो ये alliteration हो गया. दूसरा आता है consonants. Consonants और alliteration में क्या difference है? Alliteration is always the first consonant sound that's getting repeated. राइट, सो दैट्स एलिट्रेशन. लेकिन अगर बीच में कोई शब्द रिपीट हो रहा है, जैसे हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रासेस, तो स आप देख रहे हो, बट इट इज कमिंग इन बिटवीन, समटाइम्स इन द फ्रंट. सो व्हेन देयर इज दिस काइंड ऑफ रिदम क्रिएटेड, वी कॉल इट कॉन्सोनेंट्स. हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रासेस, तो स की हो रही है, सो इट्स कॉन्सोनेंट्स. राइट, अगर किसी वाल साउंड की रेपिटेशन होती है, हम उसे एजोनेंस कहते हैं. तो आप देखो, नॉकिंग ऑन द मूनलिट डोर, ओ, राइट. सो ओ साउंड की रेपिटेशन हो रही है, इट्स एजोनेंस. इसी तरह से स्मोट अपॉन द डोर, अगेन दिस इज ऑल्सो एजोनेंस. राइट, आप देखते हैं इसकी राइम स्कीम फटाफट से. राइम स्कीम इज ट्रैवलर. सो ट्रैवलर को आप ए मान लो, देन डोर, न्यू साउंड, सो वी कॉल इट बी. Jam the grasses, again it's a new sound, so we call it C. Then floor, door और floor मैच हो रहे हैं, तो इसको B मान लो, तो A B C B आ गया. उसके बाद आ गया turret. Turret is again a new sound, so we call it D. Then head is again not repeated, so we call it E. Then time is again a new sound, we call it F. And then said, head said से मैच हो रहा है, तो we call it E. So the rhyme scheme of this first stanza is A B C B D E F E. ठीक, आगे वाले हम देखते हैं. Let's take a look. Yeah, we're done till here. तो हम फिर से ट्रैवलर से स्टार्ट करते हैं. A B, ट्रैवलर A, सिल B, I C, स्टिल सिल B हो गया, A B C B हो गया. लिसनर्स D, देन E, मूनलाइट F, देन मैन ई फिर से हो गया. तो अगेन हमारी सेम राइम स्कीम आ गई, ए बी सी बी डी ई एफ ई. ठीक, ये हो गया हमारा राइम स्कीम. नाउ अनदर पोएटिक डिवाइस दैट आई वाज शोइंग यू वाज दिस एंजैममेंट. एंजैममेंट का मतलब है जब हम किसी लाइन को बोल रहे होते हैं एंड वी लीव इट half in the first line and we complete it in the second line. Stirred and shaken क्या? Stirred and shaken by the lonely traveler's call. मतलब stirred and shaken by, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा. सो जब हमारा सेंटेंस एक लाइन और 2 लाइन में स्प्लिट हो जाता है, वी कॉल इट एंजैममेंट. एंड इफ यू ऑल्सो सी थ्रू आउट द पोएम वी हैव इमेजरी. जैसे अगर आप देखोगे, डार्क टर्फ, हॉर्स मूव्ड, शैडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, फैंटम्स, और वो फॉरेस्ट फर्न वाला भी एग्जाम्पल्स था, दैट ऑल्सो ब्रॉट इमेजरी. तो इमेजरी इज अनदर पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द पोएम.
देन वी हैव पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि they heard his foot. अब ये they कौन है? We really don't know. Again silence surged softly backward. हम इसे personification के साथ साथ एक metaphorical word भी बोल सकते हैं कि हर चीज़ को metaphorically compare किया गया है. जैसे अगर हम कहें phantom listeners, ये metaphor है, right? Listeners हैं, किस प्रकार के listener है, किस तरह के listener है, we don't really know. Moonlit Doors was a pretty simple poem. And I hope it is clear to you. And yeah, that's all from my end for today. I will come up with the next lesson, next video very soon. And I'll see you soon. Take care. God bless. Keep learning. Bye-bye.